हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन की लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है कोचीज रेजिड्यू थ्योरम या इसको थ्योरम ऑफ रेजिड्यू भी बोला जाता है एट पोल्स। और ये एक ऐसी थ्योरम है, इससे हम आगे एप्लीकेशन जब इसका करेंगे तो रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन भी हम इससे फाइंड करेंगे। जो रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो पाते उसको हम कोची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इस कोची रेजिड्यू थ्योरम में जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले आपने पढ़े थे वे सारे क्वेश्चंस यहां पर हो जाते हैं। लेकिन वहां पर तो आपको चेक करना पड़ता था कि पोल हमारा कर्व के अंदर है या कर्व के बाहर है, वो सब चीजें चेक करनी पड़ती थी। यहाँ पर बहुत आसान काम है, यहाँ पर आपको रेजिड्यू पोल पर निकालने होते हैं और सीधा सी थ्योरम लगा के बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों की कंपैरिजन में बहुत आसान होती है कोची रेजिड्यू थ्योरम। और इससे यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन बनता भी है, चाहे शॉर्ट बने चाहे लॉन्ग क्वेश्चन बने, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा इसका। और आज के इस कोची रेजिड्यू थ्योरम वाले लेक्चर में हम चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कवर करते हैं आज के इस लेक्चर में कोची रेजिड्यू थ्योरम। लेक्चर कंटेंट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। टाइटल हमारा रहेगा कोची रेजिड्यू थ्योरम, और जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोल और इट्स ऑर्डर, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। पोल और इस ऑर्डर, उसके ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। फिर हम निकालना सीखेंगे इन पोल्स पर रेजिड्यूज, इन पोल्स पर निकालना सीखेंगे रेजिड्यूज। और फिर हम डिफाइन करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम रेजिड्यूज से, है ना। और फिर उसके लेंगे चार इंपॉर्टेंट एग्जांपल और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम किसी फंक्शन के लिए पोल को कैसे फाइंड करते हैं। पोल को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी, पोल ऑफ एफ जेड, एफ जेड के पोल कैसे निकलते हैं। जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है वो हमारे पोल या सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं, और जिन पॉइंटों पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है वे पॉइंट वो होते हैं जो जिन पर फंक्शन एनालिटिक कभी भी नहीं होता। तो वही डेफिनेशन यहां पर बताई है, द पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ जेड बिकम्स इनफाइनाइट। में पॉइंट जिन पर एफ जेड फंक्शन आपको इन्फिनिटी वैल्यू दे दे, में पॉइंट्स हमारे जो है एफ जेड फंक्शन के लिए पोल कहलाते हैं, और उन पॉइंटों पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होता। ठीक है, द पॉइंट्स एट विच एफ जेड इज नॉट एनालिटिक आर कॉल्ड पोल्स ऑफ एफ जेड। और पोल को निकालने के लिए, नोट में मैंने बताया है, पोल को निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर को जीरो रखना पड़ता है। जो भी फंक्शन दिया है उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो रखेंगे, और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो रख करके हम उस फंक्शन के लिए पोल निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो जो आपको जीरो रखने पर फैक्टर्स की पावर देखने को मिलेगी उससे हम उस पोल का ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड द पोल्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए पोल फाइंड करेंगे। तो पोल को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखा। डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखेंगे तो उसका डिनोमिनेटर पार्ट है z माइनस वन की पावर 3 इंटू जेड माइनस एट इक्वल टू जीरो। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो क्यों रखा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो है तो e की पावर z अपॉन जीरो इन्फिनिटी बनेगा, और हमें वही पॉइंट चाहिए जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू दे। और जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देता है फंक्शन उन पर एनालिटिक नहीं होता है, और वही हमारे उस फंक्शन के लिए पोल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो रखा तो ये एक्सप्रेशन आपको मिला। इसको अलग अलग कर देते हैं, यहां से z माइनस वन की पावर 3 इक्वल टू जीरो अलग मिला, और z माइनस एट की पावर 1 है इक्वल टू जीरो अलग मिला। यहां से आपको z की तीन वैल्यू सेम मिलेगी, 1 1 1, और यहां से आपको z की एक वैल्यू मिलेगी 8। तीन वैल्यू यहां पे क्यों आई, क्योंकि तीन पावर है तो वन जो रूट है वो तीन बार रिपीट होगा। तो जितनी जिस फैक्टर की पावर होती है, जितनी बार जो हमारा रूट रिपीट होता है वो उसके ऑर्डर को डिफाइन करता है। तो यहां पर जो आपका ये पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर, ये तीन ऑर्डर का पोल होगा, क्योंकि वैल्यू तीन बार रिपीट हुई है, और यहां पर जो फैक्टर है z माइनस वन उसकी पावर 3 है। ठीक है, तो ये आपका तीन ऑर्डर का पोल होगा। और अगर इस फैक्टर को देखें तो ये आपका z इक्वल टू एट एक बार आया है, और एक पावर है इस फैक्टर की, यू कैन सी इसकी पावर एक है, तो ये आपका होता है सिंपल पोल।
ये होगा सिंपल पोल। एक पावर वाले पोल को, ठीक है, एक बार जो रिपीट होती है वैल्यू, एक बार जो वैल्यू आती है उसको सिंपल पोल कहते हैं, या फिर इसको वन ऑर्डर का पोल भी बोला जाता है। पोल ऑफ ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन के पोल और उसके ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। जितनी फैक्टर की पावर होगी, जितनी बार वैल्यू रिपीट होगी, उतना ही उस पोल का ऑर्डर होगा। अगर एक पावर बनती है, ठीक है, एक बार वैल्यू आती है, तो वो आपका सिंपल पोल होगा, ठीक है, और उसको हम वन ऑर्डर का पोल भी कहते हैं। तो पोल को निकालने के बाद फिर हम इन पोल्स पर ना रेजिड्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल पोल के लिए अलग फॉर्मूला है रेजिड्यू निकालने का, और जो आपके एक से ज्यादा ऑर्डर के लिए जो पोल होते हैं उनके लिए रेजिड्यू निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूलों को जान लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा यहां पर है रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल। हमने मान लिया कि अगर z इक्वल टू ए हमारे पास कोई पोल है और वो सिंपल पोल है। सिंपल पोल का मतलब इस पोल का जो ऑर्डर है, पोल ऑफ ऑर्डर वन, इस पोल का ऑर्डर वन है, ठीक है, इस पोल का ऑर्डर वन है। तो हम इसका रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं? इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं हम इस फॉर्मूले से। इसके रेजिड्यू का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए, ठीक है, जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। आर होता है रेजिड्यू के लिए, रेजिड्यू हमने निकाला है। लिमिट होती है जेड टेंड्स टू ए, जेड टेंड्स टू ए मतलब जो पोल है उसकी तरफ लिमिट ले जानी है, और यहां पर जेड माइनस ए फैक्टर बनता है और एफ जेड की होती है उसके साथ मल्टीप्लाई, और इसमें सॉल्व करके लिमिट वाली डेफिनेशन से सॉल्व करके हम इस रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, रेजिड्यू एट ए पोल। हमने मान लिया कोई पोल है आपके पास जेड इक्वल टू ए, और वो आपका एम ऑर्डर का पोल है। कितने ऑर्डर का पोल है? एम ऑर्डर का पोल है। तो एम ऑर्डर के पोल के लिए हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है ये जो मैंने नीचे लिखा है ना। फॉर्मूला इसका होता है आर इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, लिमिट जेड टेंस टू ए, और एम माइनस वन बार, ठीक है, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जेड माइनस ए की पावर एम और इंटू एफ जेड। ये हमारा फॉर्मूला चलता है। वन अपॉन बाहर होगा वन अपॉन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, ध्यान रखना। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल है, या मैं फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं आगे ऐसे लिखूंगा फैक्टोरियल एम माइनस वन, ठीक है। तो वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, और लिमिट होगा जेड टेंस टू ए, जेड टेंस टू ए जो कि पोल है, ठीक है। और चूंकि एम ऑर्डर का पोल है ना, तो एम में फॉर्मूला चलेगा, बाहर भी वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, लिमिट जेड टेंस टू ए, और यहाँ पर डी अपॉन डी जेड होगा और उसकी पावर में एम माइनस वन चलेगा, मतलब एम माइनस वन बार डिफरेंशिएशन करना है। एम होगा आपका इस पोल का ऑर्डर, फिर ब्रैकेट में जेड माइनस ए की पावर एम करना है और उसके साथ एफ जेड को मल्टीप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी पोल के लिए जो कि एक से ज्यादा ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, चार ऑर्डर का, ठीक है, यहाँ पे उतनी ही एम की वैल्यू डाल देंगे। अगर दो ऑर्डर का है तो एम की वैल्यू टू डाल देंगे, अगर तीन ऑर्डर का है तो एम की वैल्यू थ्री डाल देंगे, और एम की वैल्यू हम पोल के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डाल करके यहाँ पर उसके लिए रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं दोनों फॉर्मूले। सिंपल पोल के लिए हम कैसे रेजिड्यू निकालते हैं, और हम एम ऑर्डर के पोल के लिए रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, जिसको आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं अब, है ना। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब रेजिड्यू आपको पोल्स पर निकालना आ गया, उसके बाद हम चलते हैं कोची की रेजिड्यू थ्योरम पर। कोची की रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े क्वेश्चन इससे बहुत आसान हो जाते हैं और इजी भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं होता। पोल्स निकालो, रेजिड्यू निकालो और थ्योरम को अप्लाई कर दो। आपकी थ्योरम ये होती है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी, किसी क्लोज कर्व सी के अंदर भी और उसकी बाउंड्री पर भी, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, लेकिन वो कुछ पॉइंटों पर एनालिटिक नहीं है, ठीक है, कुछ पोल्स पर एनालिटिक नहीं है। और वे पोल्स हमारे कहां पे लाई करते हैं? वे पोल्स लाई करते हैं इनसाइड सी, ठीक है। मतलब एफ जेड आपका एवरीवेयर एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व सी में, ये क्लोज कर्व सी है। एफ जेड फंक्शन जो है, ये क्लोज कर्व सी है, और एफ जेड फंक्शन जो है इस क्लोज कर्व सी में एवरीवेयर एनालिटिक है, लेकिन कुछ पोल्स पर वो एनालिटिक नहीं है।
और वो पोल्स हमने मान लेते हैं कि कोई आपका Z1 पोल है, कोई Z2 पोल है, इस तरीके से कुछ पोल्स है जिन पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो कोची की रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर उन पोल पर आप रेजिड्यू निकाल लो और उसको कहो आप समेशन ऑफ आर, समेशन आर का मतलब, ठीक है, जितने भी रेजिड्यूज आप पोल्स पर निकालोगे उनका सम, मतलब आपको तीन रेजिड्यूज आपके पास है, मान लो R1 R2 R3, तो उनको हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो इसका मतलब वो सम ऑफ रेजिड्यूज होगा। समेशन आर क्या होगा यहाँ पर, समेशन आर होगा सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स। तो थ्योरम आपकी ये कहती है भाई कि अगर आपको समेशन आर मिले सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स, देन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर हम क्लोज्ड कर्व सी के अबाउट में करते हैं, क्लोज कर्व सी के अबाउट में करते हैं, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आई और समेशन आर मतलब रेजिड्यूज का सम्स पोल्स पर। और इसको दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप ये इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आई तो रहेगा बाहर मल्टीप्लाई, और हमें अंदर वो रेजिड्यूज का सम लेना है, सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स लाइज इनसाइड सी। हमेशा ध्यान रखना, केवल वही पोल्स पर रेजिड्यू आपको चाहिए जो हमारे सी के अंदर लाई करेंगे। अगर कोई पोल सी के अंदर लाई नहीं करता है तो उस पर रेजिड्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें उन्हीं पोल्स पर रेजिड्यू निकालना है जो पोल्स हमारे कर्व सी के अंदर लाई करेंगे। मान लो आपके Z1 Z2 Z3 पॉइंट आ गए जो कि पोल है, तो Z1 पर हम क्या निकालेंगे, Z1 पर हम रेजिड्यू निकालेंगे। ठीक है, दूसरा पोल Z2 पर रेजिड्यू निकालेंगे, Z3 पर रेजिड्यू निकालेंगे। अगर कोई पोल कर्व से बाहर चला जाता है तो हमें उस पर रेजिड्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल उन्हीं पर रेजिड्यूज निकालना है जो हमारे कर्व के अंदर लाई करेंगे पोल्स। ठीक है, और उन्हीं पोल्स पर रेजिड्यू निकाल के उनका सम करना है, जोड़ देना है। ठीक है, और 2 पाई आई से करना है मल्टीप्लाई। ऐसा करने से हमारा ये पूरा इंटीग्रेशन निकल जाता है, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। अब ये थ्योरम अप्लाई कैसे होती है एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में तीनों काम कर देंगे हम। नंबर 1, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ द फंक्शन, सबसे पहले तो इस फंक्शन के लिए पोल्स को फाइंड करना है। दूसरा, एंड द रेजिड्यूज एट ईच पोल, और हमें क्या करना है दूसरे में, इन सभी पोल्स पर रेजिड्यूज फाइंड करना है। और तीसरा, आपको कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगानी है, और कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा के इस फंक्शन का, ठीक है, सी के अराउंड में इंटीग्रेशन करना है। और सी आपको एक सर्कल दिया है मोड जेड इक्वल टू 3, ये सर्कल आपको दिया है। ठीक है, तो एक एक चीजें निकालेंगे, पहले इसके लिए पोल निकालते हैं, उनका ऑर्डर बताते हैं, फिर उनके लिए रेजिड्यू फाइंड करते हैं, फिर ये कोची की रेजिड्यू थ्योरम कैसे लगती है आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन था उस फंक्शन को हमने लिख लिया, और फंक्शन के लिए हमें पोल फाइंड करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पुट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो। तो उसका डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो करते हैं तो आपको पोल मिल जाएगा। तो यहां से इसका डिनोमिनेटर आपको मिलेगा Z-1 का होल स्क्वायर इंटू Z+2 इक्वल टू जीरो। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो Z-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और यहां से मिलेगा Z+2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा Z+2 इक्वल टू जीरो। तो अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये दो पावर का फैक्टर है, Z की वैल्यू 1 1 आएगी दो बार, है ना। इसको सोल्व किया जाए तो Z की वैल्यू एक ही बार आएगी -2। तो चूंकि वैल्यू दो पावर के फैक्टर से दो बार रिपीट हुई है तो ये आपका पोल होगा टू ऑर्डर का, पोल ऑफ ऑर्डर टू, है ना। और ये पोल होगा आपका क्योंकि एक पावर के फैक्टर से आपकी वैल्यू आई है और एक ही बार वैल्यू आई है, तो ये आपका सिंपल पोल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रख के फंक्शन के हम बहुत इजीली इस तरीके से पोल्स और उनके ऑर्डर को बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पोल है, पहले वाला पोल आपका दो ऑर्डर का है, दूसरे वाला पोल आपका सिंपल पोल है, एक ऑर्डर का है। अब हमें कहा गया है कि आप पोल्स निकालने के बाद उन पोल्स पर रेजिड्यूज निकालो। ठीक है, दोनों पर रेजिड्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम रेजिड्यू निकालते हैं नाउ। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं रेजिड्यू एट, पहला पोल लेंगे Z=1, ये पहला पोल होगा। और ये कितने ऑर्डर का पोल है, Z=1 है आपका टू ऑर्डर का, यहां पे लिख सकते हैं ये ऑर्डर टू का पोल है। ठीक है, ये दो ऑर्डर का पोल है, तो इसके लिए हम रेजिड्यू को फाइंड करेंगे।
तो अगर इसके लिए रेजिड्यू फाइंड करना है तो जो आपका एम ऑर्डर के पोल के लिए मैंने रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला बताया है, वो एम ऑर्डर के पोल वाला हम जो है फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपका होता है R1, इसको नाम देता हूं मैं, R1 इक्वल टू 1/फैक्टोरियल m-1। फिर होता है लिमिट z टेंस टू ए आपका पोल माना जाता है, यहां पर a की वैल्यू 1 चलेगी। और फिर होता है m-1 बार डिफरेंशिएशन, m-1 बार डिफरेंशिएशन किसका होता है, z माइनस ए की पावर m का और इंटू एफ जेड का, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है और ब्रैकेट हो जाता है इस तरीके से क्लोज्ड। तो ये हमारा जो है रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला है भाई, ठीक है, एम ऑर्डर के लिए। और चूंकि यहाँ पर ये आपका जो z इक्वल टू 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू तो चलेगी यहाँ पर 2। और चूंकि जो a है वो पोल हमारा होता है, a का काम करेगा 1। तो इस फॉर्मूले में हम हर जगह पर m को तो रख देते हैं 2, और z की वैल्यू जो a के बराबर होती है, वो z की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर है, a की वैल्यू रख देते हैं 1। ठीक है, तो पुट यहां पर कर देता हूं मैं इसको, पुट, ठीक है, ए की जगह पे तो रख देना है 1 एंड m को रख देना है 2। m होता है ऑर्डर, ऑर्डर तो है 2 और a की वैल्यू है 1। तो इसमें फॉर्मूला अगर रखेंगे तो R1 आपको मिलेगा 1/फैक्टोरियल 2 - 1, ठीक है। फिर लिमिट z टेंस टू 1 हो जाएगा, और इनटू में आपको मिलेगा m की वैल्यू, m की वैल्यू 2 यानी कि 2 - 1 और dz 2 - 1, ठीक है। और यहां पर आपको फैक्टर मिलेगा z-1, m की वैल्यू 2 और एफ जेड, ठीक है, एफ जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी, एफ जेड की वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी एफ जेड की, ये एफ जेड की वैल्यू रख देते हैं z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर और इंटू z+2, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, एफ जेड की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 1 रखी और m की वैल्यू 2 रखी, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो R1 इक्वल टू 1/फैक्टोरियल 1 जो कि 1 बनेगा, यहाँ पे लिमिट z टेंस टू 1 बनेगा। और हमेशा ध्यान रखना जब भी आप रेजिड्यू पोल पर निकालते हैं तो ये वाली पावर ना नीचे वाले फैक्टर से कटती है, 100% कटेगी, ठीक है। तो आपको इसको काट के चलना है, तो ये पावर इससे कट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा लिमिट z टेंस टू 1, 2 - 1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होना है, और किसका होना है भाई, यहां पर बचा z² और यहां पर बचा z+2। तो हमें z² अपॉन z+2 का एक बार डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट z टेंस टू 1 होगा, है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पहले डिफरेंशिएशन फिर लिमिट रखेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ऊपर भी z का फंक्शन है और नीचे भी z का फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोशेंट टूल लगेगा। कोशेंट टूल आपका होता है डिवाइड में जो है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर डिवाइड वाले को एज इट इज, जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन 2z माइनस न्यूमिनेटर वाले को एज इट इज, और जो डिवाइड में है उसका डिफरेंशिएशन z+2 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब इसमें जहां जहां पे z है उसको 1 रख देना है। अगर z को 1 रखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा, z को 1 रखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1+2 इंटू जेड को 1 रखने पर 2 और -1/1+2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 × 2 6 मिलेगा -1, और नीचे मिलेगा आपको 3 का होल स्क्वायर 9, यानी कि 5/9 आपको ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा आपको 5/9। तो जो हमारा रेजिड्यू आया है पहले पोल पर वो हमारा 5/9 वैल्यू आ गई, ठीक है। चूंकि इसका ऑर्डर 2 था, ऑर्डर 2 था तो हमने ये फॉर्मूला लगाया m वाला, और इसमें m की वैल्यू 2 डाल करके a की वैल्यू 1 डाल करके इसको सॉल्व किया। सिंपल सा तरीका होता है, ये फैक्टर हमेशा कटता है और एक बार डिफरेंशिएशन होकर के हमारा ये 5/9 लिमिट रख करके आ जाएगा। अब दूसरा पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे। दूसरा पोल है z इक्वल टू -2 जो कि सिंपल पोल है, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा सिंपल पोल वाला, ठीक है। रेजिड्यू, रेजिड्यू एट
z इक्वल टू -2 और ये सिंपल पोल है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा सिंपल पोल वाला। ठीक है, रेजिड्यू एट z इक्वल टू -2 सिंपल पोल वाला फॉर्मूला। सिंपल पोल वाला फॉर्मूला होता है R2 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू a और z माइनस a इंटू एफ जेड, और a का यहां पर काम करेगा -2, तो आपको मिलेगा लिमिट z टेंस टू -2 और यहां पर आपको मिलेगा z-2 जब a की वैल्यू -2 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू -2 रखेंगे तो हमें यहाँ पर ये z+2 मिलेगा इंटू एफ जेड की वैल्यू है आपका ये फंक्शन z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा z+2। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप पोल्स पर रेजिड्यू निकालेंगे तो ये वाला फैक्टर जो होता है ये हमेशा कटता है, और जो बाकी बचा है उसमें z की वैल्यू को -2 रख देंगे, तो ऊपर आपका बनेगा z को -2 रखने पर -2 का होल स्क्वायर, नीचे आपको मिलेगा -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर जो कि 4 वैल्यू बन जाएगी, है ना, और -3 का होल स्क्वायर जो कि प्लस के 9 वैल्यू बनेगी। तो जो आपका दूसरा पोल था z इक्वल टू -2 उस पर आपने रेजिड्यू निकाला और ये रेजिड्यू हमें मिला है 4/9। ठीक है, तो दो काम हो गए, पोल निकाल दिया और सभी पोल्स पर रेजिड्यू निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है ये, है ना, इवेल्युएट करना है इस सर्कल के ओवर में। इस सर्कल को हमें बनाना पड़ेगा, सर्कल को बना लेते हैं भाई। ये हमारा सर्कल दिया है, ये हमें सर्कल दिया है, सर्कल को बना लेते हैं। ये सर्कल है और इस सर्कल में अगर देखा जाए तो मोड z इक्वल टू 3 का मतलब इसका सेंटर तो होगा ओरिजिन, रेडियस होगी इसकी 3। ठीक है, ये मोड z इक्वल टू 3 है और मोड z इक्वल टू 3 का मतलब होता है, ठीक है, इसका सेंटर तो होगा ओरिजिन और रेडियस 3 होगी तो ये पॉइंट 3,0 होगा, ये पॉइंट -3,0 होगा, ये पॉइंट 0,3 होगा और ये पॉइंट 0,-3 होगा। अब आपको देखना है जो पोल्स है हमारे वो क्या इसके दोनों के दोनों इसके अंदर है, क्योंकि जो कोची रेजिड्यू थ्योरम है वो मैंने ऊपर बताई है, केवल हमें वही पोल्स पर रेजिड्यू चाहिए जो इनसाइड हो किसके, सी के। ठीक है, अगर पोल्स आपके सी के अंदर है तो उन्हीं पर रेजिड्यू निकालना है और कोची की रेजिड्यू थ्योरम में उन्हीं को यूज करना है, जो पोल बाहर जाएंगे उसको हमें नहीं निकालना होता। तो हमें दोनों पोल्स को देखना होता है, पहला पोल है z इक्वल टू 1, दूसरा पोल है z इक्वल टू -2। z इक्वल टू 1 का मतलब होगा, ठीक है, यहां पर बता देता हूं, z इक्वल टू 1 का मतलब होगा 1,0 पॉइंट, और z इक्वल टू -2 का मतलब होगा -2,0 पॉइंट, और 1,0 होगा आपका यहां पर, ये z इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और z इक्वल टू -2 ये होगा आपका यहां पर। तो इसका मतलब दोनों के दोनों पोल ही हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हेयर हेयर बोथ पोल्स, हेयर बोथ पोल्स, कौन कौन से, एक तो z इक्वल टू 1 और एक z इक्वल टू -2 लाइज इनसाइड सी, दोनों पोल कर्व के अंदर लाई करते हैं। देन बाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, CRT शॉर्ट में लिखता हूं, एग्जाम में कंप्लीट लिखना होता है, मैंने लिखा देन बाई कोची रेजिड्यू थ्योरम। फॉर्मूला होता है ये जो यहां पर लिखा है कि जो इंटीग्रेशन होगा हमारा एफ जेड फंक्शन का वो होगा 2πi, और हमें वो रेजिड्यू चाहिए जो पोल कर्व के अंदर लाई करते हैं, उनका सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स लाइज इनसाइड सी। ठीक है, और दोनों पोल हमारे लाई करते, दोनों पर हमें रेजिड्यू निकाला है हमने, z इक्वल टू 1 पर रेजिड्यू आया था आपका 5/9, z इक्वल टू -2 पर रेजिड्यू आया था 4/9, तो यहां पर आपको जो है 2πi और r1 प्लस r2 करना है जो आपने ऊपर निकाल रखा है। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 2πi, r1 की वैल्यू 5/9 और प्लस r2 की वैल्यू 4/9। ठीक है, और यहां पर जब इंटीग्रेशन में आप एफ जेड की वैल्यू रखोगे तो एफ जेड की वैल्यू ये रखने पर यह इंटीग्रेशन बनेगा जो आपसे पूछा गया था, z² अपॉन z-1 का होल स्क्वायर इंटू
जेड प्लस टू डी जेड। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेकर के 9/9 बनेगा, जिसकी वैल्यू कटने पर 2 पाई आई आएगी। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा फंक्शन का। तो इस तरीके से हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम को लगाते हैं। कोची की रेजिड्यू थ्योरम में डेफिनेशन पर आपको फोकस करना है। डेफिनेशन आपको ये कहती है वो पोल्स हमें चाहिए जो हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं। जो पोल्स कर्व के अंदर लाई करेंगे उन पर रेजिड्यू निकाल देंगे। सिंपल पोल पर भी रेजिड्यू का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, एक से ज्यादा ऑर्डर के पोल पर भी मैंने आपको रेजिड्यू का फॉर्मूला बताया। दोनों तरीके से आप रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं और लास्ट में आप ये सम ऑफ रेजिड्यू निकाल करके कोची इंटीग्रल थ्योरम कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और जिससे कि आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें वे सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूलों से किए थे, वे सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको जिससे पूछा जाएगा उससे करना है। अगर आपसे कहा जाता है कि कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगाओ, तो वो क्वेश्चन कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले से करना है। अगर आपसे कहा जाए कि कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा के करो, तो आपको कोची की रेजिड्यू थ्योरम से करना है। ठीक है, अगर वहां पे दोनों का ही नाम नहीं है तो फिर आप इसी पे जाना, कोची रेजिड्यू थ्योरम पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी पड़ता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं भाई। सेकंड एग्जांपल में कहा है कि इवेल्युएट बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम। देखो यहाँ पर लिख दिया कि कोची रेजिड्यू थ्योरम से ही करो, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कोची इंटीग्रल फॉर्मूले में भी कराया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको किससे कहा गया है कि कोची रेजिड्यू थ्योरम से करो, और ये कोची रेजिड्यू थ्योरम से आसान भी पड़ेगा, है ना। वेयर सी इज द सर्कल जेड माइनस आई इक्वल टू 3। सर्कल आपको दिया है जेड माइनस आई इक्वल टू 3। तो पहले सर्कल को बना लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन है जेड माइनस आई इक्वल टू 3। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू 3। तो जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर मिलेगा आपको जेड नोट, और जेड नोट की वैल्यू होगी आपकी आयटा। और आयटा से अगर पॉइंट बनाएंगे तो 0+1 i बनेगा, 0+1 i बनेगा, और इससे पॉइंट बनेगा आपका 0,1। यानी कि हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर तो 0,1 हो, और रेडियस यहाँ पर आपकी बनेगी कंपेयर करने पर 3। ये r है भाई, सॉरी। ठीक है, जेड माइनस जेड नोट का इक्वल टू आर, है ना। ये हमारा सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर जेड नोट की वैल्यू आई आएगी, सेंटर बनेगा 0,1, रेडियस की वैल्यू 3 आएगी, आपको 3 रेडियस लेनी है। तो एक ऐसा सर्कल पहले बनाना है क्लोज कर्व सी की फॉर्म में, जिसका सेंटर तो 0,1 हो और रेडियस 3 हो। सेंटर 0,1 है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये पॉइंट लाई करेगा आपका वाई एक्सिस पर। तो ये 0,1 सेंटर बनाया, और 0,1 को सेंटर बनाते हुए ये सर्कल हमने बना दिया, और ये हमारा क्लोज कर्व सी होगा। और चूंकि ये 0,1 है और 3 रेडियस है, तो जब इसमें 1 में 3 लेंथ ऐड करोगे तो यहाँ पर 0,4 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इधर 3 लेंथ ऐड करोगे तो ये आपका एक लेंथ पे तो 0,0 पे आ जाओगे, और 2 लेंथ पे आप 0,-2 पॉइंट पर पहुंच जाओगे। अब हमें निकालनी है इस पॉइंट और इस पॉइंट की वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सर्कल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सर्कल की जो हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है, सर्कल की जो हमारी इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होगी 0,1 को सेंटर मानते हुए, रेडियस 3 को मानते हुए हमें सर्कल बनाना है। तो फॉर्मूला होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9। और चूंकि ये आपको x एक्सिस पर दो पॉइंट निकालने हैं, ये पॉइंट आपके x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर इन पॉइंटों को निकालने के लिए आपको y को 0 रखना होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है। तो यदि इसमें आप y को 0 रखोगे, तो y को 0 रखने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9, और यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, और x की वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 8। यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस अंडर रूट 8,0। ठीक है, और माइनस अंडर रूट 8 को ना हम 2√2 भी लिख सकते हैं, 2√2 ही लिखते हैं, चलिए। तो ये पॉइंट होगा आपका माइनस 2√2,0, और ये पॉइंट होगा आपका यहाँ पर 2√2,0। इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिखता हूं, ये पॉइंट होगा 2√2,0। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको सर्कल दिया है तो उसके ये वाले पॉइंट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जो है इस तरीके से इक्वेशन बना करके उसमें y को 0 रखना होता है, क्योंकि ये सर्कल का पोर्शन, ज्यादा पोर्शन ऊपर है, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा कम है।
तो अगर इसका सेंटर ओरिजिन होता तो पॉइंटों को आप आराम से बता देते, लेकिन आपको इस फॉर्म में अगर सर्कल बनता है तो उसके पॉइंट निकालने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिगर को बनाने के बाद हम फंक्शन को उठाएंगे, इसको एफ जेड मान लेंगे। ये एफ जेड हमारा होगा ये फंक्शन। चूंकि कोची की रेजिड्यू थ्योरम निकालनी है तो सबसे पहले फाइंड करने पड़ेंगे पोल और उनका ऑर्डर। फिर हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से पोल्स कर्व के अंदर है, और जो कर्व के अंदर जाएंगे उन पर निकालना पड़ेगा रेजिड्यू, और फिर लगेगी कोची की रेजिड्यू थ्योरम, तभी इंटीग्रेशन निकल पाएगा। ठीक है, तो पोल्स को निकालने के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखना पड़ता है। इसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखा, यहां से मिला आपको z इक्वल टू 1 1 यानी कि इस पोल का ऑर्डर 2 है। यहां से मिला आपको z इक्वल टू 2 यानी कि सिंपल पोल है ना। और दोनों के दोनों पोल z इक्वल टू 1 1 का मतलब अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखे 1 प्लस 0 i की फॉर्म में, तो इससे पॉइंट बनेगा 1,0। और अगर z इक्वल टू 2 से हम लिखे तो 2 को 2 प्लस 0 i लिख सकते हैं, इससे पॉइंट बनेगा 2,0। और ये दोनों के दोनों पॉइंट ही हमारे कर्व के अंदर लाई करेंगे, है ना। ये भी आपका x एक्सिस पे जाएगा, ये भी x एक्सिस पे जाएगा, यानी कि ये पॉइंट होगा आपका z इक्वल टू 1 और इससे थोड़ा सा आगे पॉइंट होगा z इक्वल टू 2। दोनों के दोनों पोल कर्व के अंदर लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो 2√2 है, यानी कि z इक्वल टू 2 भी हमारा इसके अंदर ही लाई करेगा। तो ये जो दोनों के दोनों पोल है, ये दोनों के दोनों पोल कर्व के अंदर लाई करते हैं, तो उसका मतलब जो रेजिड्यू निकलेगा वो दोनों पर निकलेगा। हमें रेजिड्यूज केवल उन्हीं पोल्स पर निकालना है जो कर्व के अंदर लाई करते हैं। अगर कोई पोल कर्व के बाहर चला जाए तो उस पर हमें रेजिड्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोची की रेजिड्यू थ्योरम कहती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बता दिया कि क्लियरली बोथ पोल्स जो है z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 कर्व के अंदर लाई करते हैं। तो पहले रेजिड्यू निकालते हैं z इक्वल टू 1 पर, जो कि दो ऑर्डर का पोल है, और दो ऑर्डर और दो से ज्यादा ऑर्डर के लिए हम m वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने वो फॉर्मूला लिखा 1/फैक्टोरियल m-1 लिमिट z टेंड्स टू a और m-1 बार डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यूज रखी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करेंगे, है ना। m चूंकि ऑर्डर आपका 2 है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर हमारा जो है यहाँ पर 2 है, तो m की वैल्यू 2 डाल देंगे। m की वैल्यू 2 डालेंगे तो 1/फैक्टोरियल 2-1, और पोल की वैल्यू है आपकी 1, तो z टेंड्स टू 1 हो जाएगा। और यहां पर आपको मिलेगा m की वैल्यू 2 डालने पर 2-1 यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन बचेगा, अंदर बचेगा a की वैल्यू 1 डालने पर, और m की वैल्यू 2 डालने पर z-1 का होल स्क्वायर। a की जगह पे 1 डाला, m की जगह पे 2 डाला। एफ जेड की वैल्यू डाल देंगे जो ऊपर लिखी हुई है। एफ जेड है आपका पूरा ये फंक्शन साइन पाई जेड स्क्वायर और प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाई किससे भाई, z-1 का होल स्क्वायर और z-2 से। और ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला फैक्टर ना ये तो हमेशा कटता है। ठीक है, ये कट जाएगा, और जो बाकी बचा है उसका करना है एक बार डिफरेंशिएशन। तो r1 की वैल्यू होगी 1/फैक्टोरियल 1 जो कि 1 वैल्यू देगा। यहाँ पे बचेगा लिमिट z टेंड्स टू 1, है ना। और यहाँ पर आपका एक बार डिफरेंशिएशन बचा इस फंक्शन का, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देता हूं। ऊपर भी z का फंक्शन है, नीचे भी z का फंक्शन है, तो आपका कोशिएंट रूल यहाँ पर लगेगा, है ना। कोशिएंट रूल होता है जो डिवाइड में है उसकी पावर 2, डिवाइड वाले फंक्शन को एज इट इज, जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन पाई जेड स्क्वायर का कोस पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, कोस पाई जेड स्क्वायर का माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर, और पाई जेड स्क्वायर का जब दोबारा करेंगे तो 2 पाई जेड, फिर माइनस साइन आएगा। अब न्यूमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, इसका न्यूमिनेटर हमारा होगा साइन पाई जेड स्क्वायर और प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, न्यूमिनेटर को एज इट इज रखा, और डिनोमिनेटर का कर देंगे डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर है आपका z-2, z-2 का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब इसमें हर जगह पे z को 1 रख देना है। यदि हर जगह पे z को 1 रखोगे तो ये मिलेगा आपको 1-2 यानी कि -1। यहां से आपको मिलेगा z को 1 रखने पर कोस पाई, यहां पर मिलेगा साइन पाई। ठीक है, यहां पे मिलेगा z को 1 रखने पर 2 पाई, यहां से मिलेगा आपको साइन पाई, और यहां से आपको मिलेगा कोस पाई। और आप जानते हैं साइन पाई की वैल्यू तो होती है 0 और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पे z को 1 रखने पर 1-2 का होल स्क्वायर, और 1-2 का होल स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर जो कि 1 ही वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर जो साइन पाई है, ये साइन पाई और ये साइन पाई, ये आपको 0 वैल्यू देगा,
और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो -1 जब यहाँ पे रखेंगे तो एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से मिलेगा आपको 2 पाई। ठीक है, और यहां पर भी कोस पाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 पाई + 1। यानी कि जो हमारा फर्स्ट रेजिड्यू हमें मिला है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज जो हमारा पहला रेजिड्यू आया है उस रेजिड्यू की वैल्यू है R1 = 2 पाई + 1। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे इस तरीके से। पहले पोल का रेजिड्यू हमने फाइंड कर दिया और ये रेजिड्यू निकला है 2 ऑर्डर के पोल पर, तो उसमें m वाला फॉर्मूला हमने लगाया। अब हम दूसरे पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे, दूसरा पोल है सिंपल पोल, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा सिंपल पोल वाला। ठीक है, अब सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाते हैं रेजिड्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं एट रेजिड्यू एट सिंपल पोल है z = 2। ये आपका सिंपल पोल है, लिख सकते हैं आप, यानी कि जो फॉर्मूला लगेगा सिंपल पोल वाला लगेगा। और सिंपल पोल वाला फॉर्मूला होगा, अगर ये R1 माना था तो उसको R2 मान लेते हैं। R2 = होगा लिमिट z टेंस टू a और z - a इंटू एफ जेड। ए का काम करेगा 2, तो यहां पर हम a की वैल्यू डाल देते हैं 2, है ना, और यहां पर भी a की वैल्यू डाल देते हैं 2 और एफ जेड की रख देते हैं वैल्यू। एफ जेड है आपका ये साइन पाई z² प्लस कोस पाई z² और डिवाइड बाई z-1 का होल स्क्वायर इंटू z-2। ये मैंने आपको बताया, ये फैक्टर हमेशा कटता है, कट जाएगा, और जो बाकी बचा है उसमें z को 2 रख देंगे। तो यहां पर बनेगा 2 रखने पर 2 का होल स्क्वायर साइन 4 पाई प्लस यहां पर बनेगा 2 का होल स्क्वायर कोस 4 पाई, और नीचे आपको मिलेगा z को 2 रखने पर 2 - 1 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं ये दो वैल्यू वेल नोन है, साइन में n पाई हमेशा 0 होता है, कोस में n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है। ठीक है, तो यहां पर साइन 4 पाई की वैल्यू 0 और कोस 4 पाई यानी कि n की वैल्यू 4 होगी, -1 की पावर 4 अपॉन 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके इसको आपको 1 वैल्यू मिलेगी, यानी कि जो हमारा दूसरा रेजिड्यू आया है R2 उसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना, ये वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो दोनों पोल, एक पोल था 2 ऑर्डर का उस पर रेजिड्यू निकाला, एक पोल था 1 ऑर्डर का सिंपल पोल था उस पर हमने सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगा के रेजिड्यू निकाला। अब लगाएंगे कोची की रेजिड्यू थ्योरम, और कोची की रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला होता है जो मैंने लिख रखा है कि अगर हमें इस एफ जेड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ओवर द क्लोज कर्व सी, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई और सम ऑफ रेजिड्यूज एट पोल्स लाइज इनसाइड सी। आपको वो सभी पोल्स लेने हैं जो सी के अंदर हमारे पोल्स लाइज करेंगे, उन पर रेजिड्यू हमें निकालना है। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं भाई, यहां पर एफ जेड की जो वैल्यू है वो रख देंगे साइन पाई z² प्लस कोस पाई z² डिवाइड बाई z-1 का होल स्क्वायर और z-2 ही है और dz इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे वे रेजिड्यूज लेने हैं जो पोल कर्व के अंदर है। दोनों ही रेजिड्यू दोनों ही पोल कर्व के अंदर है तो दोनों रेजिड्यू लेने होंगे, यानी कि हमें R1 और प्लस R2 दोनों का सम चाहिए, क्योंकि रेजिड्यूज का हमें सम निकालना होता है ना, तो दोनों को जोड़ना होगा R1 को और R2 को। दोनों की वैल्यू रख दो 2 पाई, और यहां पर R1 की वैल्यू हमारी आई थी 2 पाई + 1 और यहां पर R2 की वैल्यू आई है +1, और इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिला 2 पाई और ये 2 पाई + 2। ये इसका आंसर होगा। इसको आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से भी निकाला था, वहां पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, स्टेप बाय चलना है। पहले पोल्स निकालना है उनके ऑर्डर, फिर जो पोल है उनको देखना है जोन जोन से कर्व के अंदर है उन पर रेजिड्यू, और फिर आपको 2 पाई और उन रेजिड्यूज को जोड़ देना है जो कर्व के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसान रहता है। इस तरीके से आप कोची की रेजिड्यू थ्योरम किसी भी इंटीग्रेशन में अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है कोची की रेजिड्यू थ्योरम से। सर्कल दिया है मोड z = 1.5 और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा, रेडियस इसकी 1.5 है तो ये 1.5 ये
1.5 कोमा 0 पॉइंट होगा, ये -1.5 कोमा 0 पॉइंट होगा, ये 0 कोमा 1.5 होगा, और ये 0 कोमा -1.5 होगा। ये कर्व सी है जिसके अंदर हमें काम करना है। अब आपको निकालना है इस फंक्शन के लिए पोल, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बनेगा 1 अपॉन, ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे। जेड स्क्वायर प्लस 1 के जो फैक्टर होते हैं ना, वो जेड माइनस आयोटा और जेड प्लस आयोटा होते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पे बीच में प्लस साइन होता है ना, तो हमें उसमें आयोटा में इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मिलेगा, और जब आई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो वो आपको +1 देगा, यानी कि इसके फैक्टर होते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फॉर्म में लेकर के चलेंगे ताकि पोल्स को निकालने में कोई भी दिक्कत ना रहे। तो उसको फैक्टर फॉर्म में बदल देते हैं भाई। ये हो जाएगा आपका जेड माइनस आयोटा, ये होगा जेड प्लस आयोटा, और यहां पर आपको मिलेगा जेड स्क्वायर -4। ठीक है, और पोल्स को निकालने के लिए हमें इसके डिवाइड वाले पार्ट को 0 रख देना है। तो इससे आपको मिलेगा जेड माइनस आयोटा, जेड प्लस आयोटा, और जेड स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 0, जेड प्लस आई इक्वल टू 0, और जेड स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहां से जेड की वैल्यू आएगी आई, यहां से जेड की वैल्यू आएगी -आई, और यहां से जेड की वैल्यू आएगी जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, और इससे आपको मिलेगा जेड की वैल्यू +-2। ठीक है, इससे अगर पॉइंट देखें तो इससे पॉइंट हमारा बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं आई को 0+1 आयोटा, जिससे पॉइंट बनेगा 0+1 आयोटा लिख सकते हैं, जिससे पॉइंट बनेगा आपका 0,1। ठीक है, और यहां पे आपका पॉइंट बनेगा सेम तरीके से 0+ आयोटा इंटू -1, है ना, इससे पॉइंट बनेगा 0,-1। और अगर इस पोल की बात करें तो इसमें हम +0 आई कर सकते हैं, इससे पॉइंट बनेगा +-2,0। तो ये 4 पोल्स हमें मिले भाई, है ना। अगर इस पोल की बात करें तो एक बार आया है, ये सिंपल पोल है, और ये भी एक बार है, सिंपल पोल है, और ये भी सब एक एक बार है, +2 -2 एक एक बार है। तो सारे के सारे पोल सिंपल पोल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल पोल्स, ऑल पोल्स आर सिंपल पोल, यानी कि एक ऑर्डर के पोल है, सारे पोल सिंपल पोल है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से पोल कर्व के अंदर लाई करते हैं। जो कर्व के अंदर लाई करेंगे केवल रेजिड्यूज उन्हीं पर निकालना है। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं पहले वाला पोल z इक्वल टू आई, जिससे पॉइंट बनेगा 0,1, और चूंकि इसकी 1.5 रेडियस है तो 0,1 यहां पर होगा। ठीक है, और इससे वैल्यू मिलेगी z इक्वल टू आयोटा। फिर ये आपका पॉइंट होगा 0,-1, जस्ट अपोजिट साइड में यहां पर जाएगा। ये वैल्यू होगी z की वैल्यू माइनस आयोटा, यानी कि 0, z की वैल्यू होगी हमारी, z की वैल्यू माइनस आयोटा, यानी कि 0,-1। तो ये दो पोल तो कर्व के अंदर गए, लेकिन ये है +-2,0, 1.5 से आगे जाएगा आपका ये प्लस के 2,0, और इधर -1.5 से आगे जाएगा इधर कहीं पे, है ना, -2,0। तो ये जो दोनों पोल है, ये जो दोनों पोल है, ये तो गए कर्व से बाहर, और वे जो दोनों पोल है ये गए कर्व के अंदर। तो हमें जो रेजिड्यू निकालना है वो किस पे निकालना है, हमें वो रेजिड्यू निकालना है उन पोल्स पर जो कर्व के अंदर लाई करते हैं। और दोनों के दोनों ही पोल हमारे जो है सिंपल पोल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर z इक्वल टू आई एंड z इक्वल टू -i poles lies inside C। ये हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं, लाइज इनसाइड सी ओनली। और जो बाकी दो पोल है वो हमारे कर्व के बाहर लाई करते हैं। आप फिगर में इस तरह बना के दिखा सकते हो, 2,0 -2,0 वो कर्व के बाहर है, उनको हमें नहीं छेड़ना। हमें तो वो पोल चाहिए, कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाने के लिए वो पोल चाहिए जो कर्व के इनसाइड हो, इनसाइड द सी। और इनसाइड में गए हैं z इक्वल टू आई, z इक्वल टू -i। अब इन पर दोनों पर हम रेजिड्यू निकालेंगे और सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हेडिंग डालते हैं रेजिड्यू, रेजिड्यू एट
जेड इक्वल टू आई, सिंपल पोल है ये आपका। सिंपल पोल वाला फॉर्मूला दोनों के लिए लगेगा, और सिंपल पोल वाला फॉर्मूला होता है आर वन इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड। ए की वैल्यू रख देंगे आयोटा, जेड टेंस टू आयोटा जेड माइनस आयोटा, और एफ जेड की वैल्यू रख देंगे, ये वाली रखेंगे जिससे फैक्टर कट जाए। तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा और जेड स्क्वायर माइनस 4। यहां पर देखा जाए तो ये फैक्टर तो हमेशा कटता है, बाकी में जेड को आई रख देंगे, तो 1 ऊपर से मिला, यहां पर आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये आई का होल स्क्वायर माइनस 4 होगा। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो ये आपको देगा 1/-1 - 4, यानी कि -5 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके जो R1 की वैल्यू आएगी -5 मल्टीप्लाई टू माइनस के 1/10 आयोटा आएगी, ठीक है। तो ये हमारा पहले पोल पर रेजिड्यू निकल गया। अब लेते हैं दूसरा पोल। दूसरे पोल पर रेजिड्यू यहां पे निकाल देते हैं भाई। दूसरा पोल है आपका z इक्वल टू -i, रेजिड्यू एट z इक्वल टू -i। सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगेगा सेम, R2 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू माइनस आयोटा, ठीक है, और z माइनस ए होता है, a की वैल्यू माइनस आयोटा है तो ये z प्लस आयोटा हो जाएगा। और एफ जेड की वैल्यू है आपकी ये जो लिखी हुई है यहाँ पर 1/z-i और z प्लस आई और इनटू में z² - 4। ये वाला फैक्टर तो पूरा पूरा कट जाएगा, और बाकी जो भी है उसमें आप z को -i रख देंगे, तो 1 ऊपर से मिला, -i माइनस के 2i, और यहाँ पे z को -i रखेंगे तो -i का होल स्क्वायर -4 मिलेगा, और इससे आपको मिलेगा 1/-2i और -i का होल स्क्वायर जो कि -1 वैल्यू देगा। और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा भाई, ये हमारा जो है -2i है बाहर, और ये -5, तो प्लस के 1/10i आ जाएगा। इसका मतलब जो R2 की वैल्यू है वो प्लस के 1/10i आ गई। तो ये हमारा जो है दूसरा रेजिड्यू हो जाएगा, ठीक है, दूसरे पोल पर। दोनों रेजिड्यूज को हमने फाइंड कर दिया। जो पोल हमारे कर्व के अंदर थे केवल उन्हीं पर रेजिड्यू निकालना होता है, जो बाहर गए हैं उन पर हमें रेजिड्यू नहीं निकालना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम का। नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है कि 2πi, और हमें उन रेजिड्यूज का सम करना है जो पोल कर्व के अंदर लाई करते हैं। तो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू रख देंगे। एफ जेड की वैल्यू है आपकी ये जो ऊपर लिखी हुई है 1/z² + 1 और z² - 4, और ये dz इक्वल टू 2πi। और वे पोल जो कर्व के अंदर लाई करते हैं उनके लिए रेजिड्यू है R1 और यहाँ पर रेजिड्यू है R2, दोनों को जोड़ना है। दोनों की वैल्यू रख देंगे 2πi। यहाँ पर वैल्यू थी माइनस के 1/10 आयोटा, और यहाँ पर वैल्यू है प्लस के 1/10 आयोटा, जो कि दोनों आपस में कट जाएगा और आंसर आपको मिलेगा 0, ठीक है, आंसर हमें मिलेगा 0। तो ये इंटीग्रेशन हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले पोल निकालने होते हैं, उनके ऑर्डर, फिर आपको देखना है कौन कौन से पोल कर्व के अंदर है। जो कर्व के अंदर है उन पर निकाले जाते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू भी दो फॉर्मूले चलते हैं, सिंपल पोल वाला, एक से ज्यादा जब ऑर्डर आ जाए उस पोल वाला, एम की फॉर्म में जो चलता है, ठीक है। और फिर उनको हमें ये फॉर्मूला लगा करके 2πi और उन रेजिड्यूज को जोड़ देना होता है, सम निकाल देना होता है। ये हमारी कोची की रेजिड्यू थ्योरम होती है। एक लास्ट एग्जांपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से काफी बड़ा ये होता है, यहाँ पर भी है थोड़ा सा बड़ा लेकिन इतना नहीं है। स्टेप वाइज चलते हैं तो इसमें आसान रहता है। कोची रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। मोड जेड इक्वल टू 10 सर्कल दिया है, 10 रेडियस है, तो हम इस सर्कल को पहले इधर बना लेंगे। ये आपको सर्कल दिया है भाई, इस सर्कल को हमने बनाया। इसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 10 है, तो 10 0 -10 0 0 10 0 -10 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, एफ जेड जो फंक्शन दिया था उसको हमने z+1 का होल स्क्वायर तो एज इट इज रखा, लेकिन ये z² + 4 इसके हमने फैक्टर किए, जैसे जस्ट पिछले क्वेश्चन में किए थे, z-2i z+2i, आयोटा की फॉर्म में इसके फैक्टर हो जाएंगे। और फिर हम इसमें डिनोमिनेटर पार्ट को 0 रखेंगे तो आपको पोल मिलेगा।
यहाँ से मिलेगा जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, ये जेड माइनस टू आई जीरो, ये यहाँ पर जेड प्लस टू आई जीरो। इससे जेड की वैल्यू आएगी माइनस वन, दो पावर है, दो बार रिपीट हुई है, तो ये आपका पोल दो ऑर्डर का होगा। ये आपका सिंपल पोल आएगा क्योंकि एक पावर के फैक्टर से एक बार वैल्यू आई है। ये भी आपका पोल सिंपल पोल होगा क्योंकि एक पावर के फैक्टर से एक बार वैल्यू आई है। तो ये तो है एक पोल माइनस वन, एक है टू आई, एक है माइनस टू आई। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से पोल कर्व के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, जेड इक्वल टू माइनस वन का मतलब होगा -1, 0 पॉइंट जो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये पहला पोल हमारा कर्व के अंदर गया। ये होगा जेड इक्वल टू टू आई, इससे बनेगा आपका 0, 2 पॉइंट जो यहाँ पे होगा, है ना। और इससे बनेगा आपका 0, -2 पॉइंट जो यहाँ पे होगा। तो देखा जाए तो तीनों के तीनों पोल ही हमारे कर्व के अंदर चले जाएंगे। एग्जाम में फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाना और फिर इनको पॉइंटों को लोकेट करके दिखाना अच्छे से, है ना। तो ये तीनों के तीनों पोल ही कर्व के अंदर लाई करते हैं, यानी कि इस बार जो हमारा रेजिड्यूज निकलेगा तीनों पोल्स पर निकलेगा, है ना। तो पहले वाला पोल लेते हैं, जो दो ऑर्डर का पोल है उसके लिए फॉर्मूला m वाला चलेगा। m की वैल्यू चलेगी यहाँ पर 2, चूंकि इसका ऑर्डर 2 है, और a की वैल्यू चलेगी -1। तो मैंने इस फॉर्मूले में a की जगह पे रख दिया -1 और m की जगह पे रख दिया मैंने 2। तो इससे मिलेगा 1/फैक्टोरियल 2 -1, लिमिट z टेंड्स टू -1। a को -1 रखने पर ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, m की वैल्यू 2 रखने पर तो 2 -1 यानी कि d/dz बचेगा। fz की वैल्यू रख देते हैं ऊपर से। अब ये वाला फैक्टर तो हमेशा कटता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाला फैक्टर तो पूरा पूरा कटेगा। और जो बचेगा हमारा उसका हमें करना है पहले एक बार डिफरेंशिएशन। अब एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगेगा, जो डिवाइड में है उसका होल स्क्वायर, डिवाइड वाले को एज इट इज, न्यूमिनेटर में जो है उसका डिफरेंशिएशन जेड स्क्वायर का 2z और 2z का -2, और फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, जो डिवाइड में है जेड स्क्वायर प्लस 4 उसका डिफरेंशिएशन 2z होगा। अब इसमें हम हर जगह पे जेड को -1 रख लेंगे, और जेड को -1 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको ये -14/25 इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यदि दो ऑर्डर होता है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा, अगर तीन ऑर्डर आ जाए पोल का तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑर्डर था इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन किया क्वोशिएंट रूल से, जेड की वैल्यू -1 रख के -14/25 वैल्यू आई। उसके बाद दूसरा पोल लेते हैं जेड इक्वल टू टू आई, जो कि सिंपल पोल है। सिंपल पोल वाला फॉर्मूला लगाया, ए की वैल्यू को डाला 2i, और ए की वैल्यू को डाला 2i, एफ जेड की वैल्यू रख दी ये वाली। ये इसलिए रखी ताकि फैक्टर कट जाए, और ऐसा रखेंगे तो ये पूरा पूरा फैक्टर आपका इससे कट जाएगा, और जो बाकी बचा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसमें जेड की जगह पे 2i डालेंगे। जब जेड को 2i डालेंगे तो 2i का होल स्क्वायर यानी कि 4i² बनेगा। यहाँ पे जेड को जब 2i डालेंगे तो माइनस के 4i बनेगा। ये 2i प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये 2i प्लस 2i 4i बनेगा। इन दोनों में से आप 4i को ऊपर से 4i को नीचे से कॉमन लेकर के काट सकते हो। बचेगा आपका ये बचेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे है आपका उसका कॉन्जुगेट लेंगे। 4i-3 का कॉन्जुगेट 4i+3 से मल्टीप्लाई, 4i+3 से डिवाइड। नीचे a+b का होल स्क्वायर बनेगा तो a का स्क्वायर 16i² हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर -9 हो जाएगा। ऊपर भी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जहां जहां पे आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 रख देंगे, तो ये -4 -3 -7 बनेगा, और यहाँ पर आपका -16 और -9 -25 बनेगा। माइनस को कॉमन लेकर के काट देंगे, आपका रेजिड्यू R2 निकल जाएगा। सेम तरीके से हम इस वाले पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे, ये भी सिंपल पोल है, इसमें भी सिंपल पोल वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, और ये z+2i से z+2i वाला फैक्टर कट जाएगा। जो बाकी बचा है उसमें z की जगह पे हम -2i डाल देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा -2i का होल स्क्वायर 4i², यहाँ पे z को -2i डालेंगे तो ये प्लस के 4i हो जाएगा, और ये -2i प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -2i माइनस के 4i होगा। इसमें से भी 4i को ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे और ये काट देंगे, ये बचेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है कॉन्जुगेट से माइनस काट देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर देंगे। 3 + 4i का कॉन्जुगेट होता है 3 - 4i से डिवाइड। ऊपर मल्टीप्लाई करके ये आएगा, नीचे a+b का फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b² की वैल्यू रखेंगे तो 25 मिलेगा। ऊपर i² की वैल्यू रखेंगे तो ये 7 - i/25 मिलेगा, जो R3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों पोल्स पर रेजिड्यू निकालेंगे। यहाँ पर दो ऑर्डर का फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपल पोल वाले फॉर्मूले लग करके रेजिड्यू निकलेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना, क्योंकि हमें आई की फॉर्म में जो है अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें रेशनलाइज करके उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है।
अगर इसी फॉर्म में रखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें रेशनलाइज करके डिवाइड में कोशिश यही करनी है कि 25 अगर यहाँ पे आया तो डिवाइड में 25 आ जाए, ताकि आगे सोल्यूशन आराम से हो जाए। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे कोची की रेसिड्यू थ्योरम। कोची की रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इन 2 पाई आई के साथ में इन तीनों रेसिड्यूज को ऐड करना होगा। तीनों की वैल्यू हमने निकाली है, तो इसको मैं करता हूं कोची की रेसिड्यू थ्योरम से। इंटीग्रेशन सी 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यूज एट द पोल लाइज इन साइड सी, तीनों पोल कर्व के अंदर है तो r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को जोड़ना पड़ेगा। इधर एफ जेड की वैल्यू रख दी, इधर आएगा 2 पाई आई और तीनों रेसिड्यूज की वैल्यू रख देता हूं मैं। पहले रेसिड्यू की वैल्यू है आपकी माइनस के 14/25, दूसरे की वैल्यू है i प्लस 7/25, तीसरे की वैल्यू है 7 माइनस i/25। तीनों को यहां पे रख देता हूं। तो तीनों वैल्यूज को मैंने रखा। अब इसको सिंपलीफाई हम कर लेंगे तो 2 पाई आई और यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 25 एलसीएम होगा, है ना, और माइनस के 14 और ये आई प्लस 7 और प्लस 7 माइनस आई से आई कट जाएगा और 7 7 14 से माइनस का 14 कट जाएगा और कटने पर आपको ये 2 पाई आई के साथ में जीरो वैल्यू मिलेगी और सारा सॉल्व करके आपको जीरो वैल्यू देगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि 3 पोल्स पर रेजिड्यू आपको निकालने हैं, लेकिन आसान है, स्टेप वाइज चलना है इसलिए आसान रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आएगा। अब 4 क्वेश्चन मैंने कराए आपको इंपॉर्टेंट, अब ये 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो मेरी ओल्ड वीडियोस में जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के मेरे जो नोट्स है उससे हेल्प ले सकते हैं, मे बी वहां पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो और ये आपको सॉल्यूशन में देखने को मिल जाए। हालांकि जो वेरिएशन होते हैं वो मैं सारे वीडियो में कवर कर देता हूँ, अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए तो एक भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं सारे वेरिएशन आपको लेक्चर में कराता हूँ। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने कवर किया कोची की रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, कोची रेसिड्यू थ्योरम को यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर आपको अच्छे से सीखना होगा क्योंकि इसका आगे यूज है, और हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोची रेसिड्यू थ्योरम इन रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन। रियल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे कोची रेसिड्यू थ्योरम से। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्टूर इंटीग्रेशन होता है और उससे यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।